हेलो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो पार्ट में अपने सिद्धांतगत धारणाओं द्वारा आप सभी को बताया था कि हमारा ब्रह्मांड एक ऐसे ब्रिक मटेरियल द्वारा सृजित है जो हमारे ज्ञात 3 डायमेंशनल यूनिवर्स का हिस्सा न होकर भी बहुत अहम रोल अदा करता रहा है। वह ब्रिक मटेरियल ऐसे डायमेंशनल वर्ल्ड से बिलोंग करता है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। 0 डायमेंशनल पार्टिकल ये आज भी हमारे इर्द गिर्द यानी कि ब्रह्मांड की शून्यता में भी मौजूद है, जिसे वैज्ञानिक डार्क एनर्जी या डार्क मैटर इत्यादि नाम दे रखे हैं, मगर मैं उसे कुछ और ही मानता हूँ। तो दोस्तों, मैं उसे क्या मानता हूँ और ऐसा क्यों मानता हूँ यह आप भी देख लीजिए। मेरी धारणा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए 0 डायमेंशनल पार्टिकल ही जिम्मेवार हैं। ये पार्टिकल 2 सब पार्टिकल द्वारा निर्मित हैं। वह आपस में तब तक इंटरैक्ट नहीं करते जब तक कि इनके अंदर सेल्फ जनरेटेड फोर्स ऐसा करने को एक्साइट न कर दें। शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको मुश्किल से समझ में आने वाले भारी भरकम क्वांटम थ्योरी व उसमें इस्तेमाल होने वाले कठिन शब्दावली में न ले जाकर इतना आसान फंडा क्यों बता रहा हूँ। क्या इतना विशाल व रहस्यों से भरा ब्रह्मांड इस सिंपल थ्योरी से आपके सवालों का जवाब दे पाएगा? तो दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो पार्ट में आपने इसकी झलक देख तो ली ही है कि कैसे ये काम करता है। ब्रह्मांड की शून्यता में व मैटर के इर्द गिर्द ईथर नामक अविमीय या 0 डायमेंशनल पार्टिकल्स का साम्राज्य है। ये ईथर ही सारे ज्ञात पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोसोन, ग्लूऑन या अन्य फोर्स जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व ग्रेविटेशनल फोर्स के जनक हैं। क्वार्क समूह भी इसी के द्वारा निर्मित है। यह कैसे और किन परिस्थितियों में संभव हो पाता है, इसे आने वाले वीडियो पार्ट में समझ ही जाएंगे। ईथर ही फोटोन और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम को बनाता है। वह प्रोपगेट करने में माध्यम का भी कार्य करता है। इसे भी कभी मैं अवश्य बताऊंगा कि कौन सा लॉजिक और कैसे कार्य करता है। मैटर एंड एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट तो मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं, तो धैर्यपूर्वक बने रहें। ईथर, जिसे पुनर्जीवित करने के साथ साथ इतना महिमा मंडित जो कर रहा हूँ, इसके पीछे का रहस्य क्या है? ईथर एक माध्यम ही नहीं बल्कि सब कुछ है और कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यह 0 डायमेंशनल पार्टिकल्स का समूह है जो आपस में किसी खास परिस्थिति में ही प्रतिक्रिया करते हैं। इस कारण से इनके कण चाहे बिल्कुल आपस में चिपके हों या एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर अवस्थित हों, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कारण ये ईथर ब्रह्मांड में कहीं ज़्यादा सघन तो कहीं अत्यंत कम सघनता में मौजूद हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्यों, ये आगे समझ लेंगे। ये ईथर माध्यम में इथेरियन नामक अविमीय कण अव्यवस्थित रूप में फैले रहते हैं। एक अकेला इथेरियन पार्टिकल अपने आप में 2 सब पार्टिकल का संयुग्मित स्वरूप होता है तथा इसकी जोड़ी आपस में सर्वांगसम किंतु बाय नेचर अलग होते हैं। अर्थात
इथेरियन, निगेबियन व पॉजिबियन नामक सब पार्टिकल की जोड़ी होनी चाहिए जो एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं। साथ ही ये आपस में लूजली अटैच्ड होते हैं। अतः ये गुण ही इन्हें खास पार्टिकल बना देता है जो आगे चलकर नए व हल्के पार्टिकल के निर्माण में फोटोन की तरह एनर्जी कैरियर पार्टिकल की भूमिका में तरंग यानी वेव कैरियर की अवधारणा व विभिन्न फोर्सेज के अस्तित्व के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसी धारणा मैं रखता हूँ। जब इन ईथर माध्यम से होकर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की गामा रे गुजरती है तब माध्यम के अंदर मौजूद कुछ इथेरियन ऐसे थ्रस्ट को नहीं कैरी कर पाते हैं और उनके अंदर मौजूद निगेबियन व पॉजिबियन टूटकर आपस में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही ये एक दूसरे से अलग होते हैं आसपास मौजूद बाकी सारे इथेरियन इनमें चिपकने को दौड़ पड़ते हैं। चूँकि निगेबियन निगेटिवली चार्ज सब पार्टिकल होता है इसलिए अपने सराउंडिंग में मौजूद इथेरियन में से सिर्फ पॉजिटिव नेचर के सब पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। ये इथेरियन के अंदर लूज बॉन्डिंग ऑफ सब पार्टिकल्स के कारण मौजूद निगेबियन पॉजिबियन के संबंधों में खटास उत्पन्न करता है व ये एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं जैसा कि आप यहाँ चित्रों में देख पा रहे हैं। मात्र एक इथेरियन के विखंडन से ही उसके सराउंडिंग में एक हलचल सी उठ गई। इथेरियन नामक 0 डायमेंशनल पार्टिकल्स जिन्हें आपस में एक दूसरे से कोई मतलब न था वे भी एक दूसरे से कई चरणों में चिपकते हुए एक श्रृंखला बना लेते हैं। इस प्रकार गामा रे नामक ऊर्जा से 2 हल्के फुल्के कण इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन पेयर का निर्माण हो गया। द्रव्यमान ऊर्जा रूपांतरण का यह प्रोटोटाइप मॉडल सर आइंस्टीन की थ्योरी को समझने में सहायक ही होगा। साथ ही हमारे वैज्ञानिकों को एक नई दिशा भी प्रदान करेगी। यहाँ मैंने द्रव्य कण बनने की बात की है। द्रव्यमान की अवधारणा यानी हिग्स फील्ड कैसे कार्य करता है यह मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं अपने वादे के मुताबिक यह समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि किसी द्रव्य का ऊर्जा में यानी मैटर का एनर्जी में कन्वर्जन कैसे होता है। इसके लिए यह जानना परम आवश्यक है कि एनर्जी यानी ऊर्जा क्या है। जन सामान्य के लिए या साइंस स्टूडेंट और इससे जुड़े रिसर्चर्स के लिए अलग अलग मान्यताएं हो सकती है किंतु सारी मान्यताओं का एकमात्र निष्कर्ष यही है कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। एनर्जी न तो बनाई जा सकती है और न इसे नष्ट ही किया जा सकता है। इसे केवल एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हीट, लाइट, साउंड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी इत्यादि। फिजिसिस्ट यह भी प्रमाणित कर चुके हैं कि मैटर व एनर्जी का कन्वर्जन E=mc² के अनुसार होता है। इसीलिए तो वैज्ञानिक समूह मानते चले आ रहे हैं कि ब्रह्मांड में इतनी मात्रा में मौजूद मैटर किसी ऊर्जा स्रोत के उपस्थिति के बगैर असंभव है। अतः बिग बैंग मॉडल में अपरिमित ऊर्जा उत्पादन की कल्पना की, मगर मैं थोड़ा हटकर सोचता हूँ। इसे आप मेरी बौद्धिक दिवालियापन भी कह सकते हैं। मेरी नज़र में ऊर्जा एक प्रकार का वाइब्रेशन या उससे उत्पन्न स्थिति मात्र है जो ब्रह्मांड के समस्त कण, उसे बनाने वाले उपकण व फोर्स इत्यादि की जड़ में मौजूद होता है। शायद आप स्ट्रिंग थ्योरी को याद कर रहे होंगे
जिसमें बताया गया है कि अनेकों प्रकार के वाइब्रेशन व डायमेंशन मिलकर पार्टिकल्स की वैरायटी बनाते हैं, मगर मैं यहाँ उन वाइब्रेशन की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा इशारा ब्रह्मांड में मौजूद और डायमेंशनल पार्टिकल्स और उससे ही निर्मित 3 डायमेंशनल वर्ल्ड की ओर है, यानी कि ईथर। 0 डायमेंशनल पार्टिकल ईथर में वाइब्रेशन क्यों और कैसे आते हैं, इसे जानने समझने के लिए मेरे अगले वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आप इतना मान लें कि ऊर्जा का अस्तित्व उन पार्टिकल्स के वाइब्रेशन में ही है, क्योंकि जब हम तरंग या वेव की बात करते हैं तो वह वेव मैटर के मैट्रिक्स में वाइब्रेशन ही तो पैदा करता रहता है। जितनी बातें आप मात्र कुछ एक मिनट में समझ गए, उसे ही समझने के लिए मैंने कई वर्ष लगा दिए, यहाँ तक कि अपनी आधी जिंदगी। चूँकि तरंग या वेव या वाइब्रेशन ही ऊर्जा है, तो किसी पार्टिकल के एनर्जी में कन्वर्जन के दौरान वही वाइब्रेशन हमें प्राप्त होगा जो उस पार्टिकल के निर्माण में सहायक रहे थे। यहाँ मैं अपने ही वर्चुअली निर्मित पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स पेयर यानी इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन को आपस में एनिहिलेट कराकर उत्पन्न परिस्थिति की समीक्षा करने जा रहा हूँ। चूँकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर अपने 0 डायमेंशनल स्टेट से 3 डायमेंशनल स्टेट में अचानक से एग्जिस्ट करने लगते हैं, इसलिए इनका इनहाइलेशन जब होगा तो स्वतः ही ये अपने वर्तमान 3 डायमेंशनल स्टेट से गायब होकर 0 डायमेंशनल वर्ल्ड में खो जाएंगे। साथ ही यह तीव्र थ्रस्ट अपने सराउंडिंग में प्रोपेगेट करेंगे। यही प्रक्रिया है जिनके होने से मैटर का कन्वर्जन एनर्जी में होता रहा है। ध्यान रहे, यहाँ सर आइंस्टीन के फॉर्मूले से मैटर एनर्जी रिलेशन की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि E=mc² का संबंध मैटर के मास और उसकी गति के बीच संबंध को इंगित करता है। आज फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जहां आप जान पाएंगे मैटर और एनर्जी की अवधारणा के बारे में, साथ ही ऊर्जा के कार्य पद्धति और उसके एक से दूसरे फॉर्म में रूपांतरण की प्रक्रिया को। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।